दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज ठीक दोनों को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो है फर्स्ट इनिंग में जो बॉलर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा विकेट मिलता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। वरना लगभग यहाँ ज़्यादा विकेट नहीं गिरते, लेकिन हाँ लगभग ठीक ठाक कंडीशन रहती है बॉलर्स के लिए भी और बैट्समैन के लिए भी। ठीक है, अगर एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बॉलिंग कर रहा है या बैटिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद टीम क्या करेगी ये वक्त बताएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 7 T20 मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर रहा है 155। ठीक है, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जा रही है कि जो टीम बाद में बल्लेबाजी करेगी, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है ना, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी जीत सकती है, लेकिन थोड़ा सा कम चांसेस रहेंगे। ठीक हो गया। एवरेज स्कोर 155 है, यानी कि बल्लेबाजी और गेंदबाजों को मतलब लगभग ये कह सकते हैं कि हाँ दोनों को पिच से मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम, मैं एक रिकॉर्ड और लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, ये है 2023 में जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, यानी कि घरेलू जो T20 मैच खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। जो अभी आपको मैंने रिकॉर्ड समझाया इससे पहले, ठीक है, जो इससे पहले मैंने अभी आपको रिकॉर्ड समझाया ये वाला, तो ये जो है पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड है जो कि 2019 के बाद इस ग्राउंड पर T20 मुकाबला नहीं खेला गया है इंटरनेशनल। ठीक है ना, तो मैंने आपकी बेहतरी के लिए मैंने ये सोचा कि भाई आपको करंट का अगर जानकारी दे दी जाए 2023 की, 19 के बाद आज 2023 मतलब 4-5 साल से यहाँ मैच नहीं खेला गया है, तो उसके लिए ये रिकॉर्ड आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वाला अब दोनों, ये तो घरेलू T20 है, ये इंटरनेशनल, ठीक है ना, दोनों का लेवल अलग अलग है। ठीक है ना, तो वो भी एक फैक्टर रहता है। ठीक है, आप इस रिकॉर्ड पर कितना भरोसा करते हैं दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपके सुविधा के लिए आप भले ही आपको कितना विश्वास हो, लेकिन हाँ आपके नज़रिए से आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए ये ज़रूरी है। ठीक, 2023 में यहाँ टोटल 5 T20 मैच खेले गए हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर देखिए 180 का रहा है, यानी कि बल्लेबाजों के लिए अगर एवरेज स्कोर से बात करें तो बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी कंडीशन रहेंगी। ठीक है ना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ठीक, तो हम इस रिकॉर्ड के बेस पर ये कह सकते हैं। और बात करें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार जीती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है, लेकिन बल्लेबाज जिस टीम ने सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की है वो भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो टीम इन दोनों में अच्छा खेलेगी वो यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम इन 5 मुकाबलों में। देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल 61 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहां फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं 33 विकेट, और वही सेकंड इनिंग में 28 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो कम से कम विकेट भी ठीक ठाक गिरे हैं, 28 एक में 28 तो एक में 33 विकेट। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बॉलर भी अब अपना रोल अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब बात करें यहाँ पेसर कितने विकेट लेते हैं फर्स्ट टोटल, सॉरी दोस्तों ये है टोटल विकेट, पेसर ने कितने विकेट लेते हैं यहाँ टोटल 31 विकेट, और स्पिनर ने इस पिच पर कितने विकेट लिए हैं 17 विकेट। ठीक है ना, इन 5 मुकाबलों में। तो अब बात करें अगर इनमें फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लेते हैं टोटल, तो हमको पता है कि टोटल यहाँ पेसर 31 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर 17 विकेट ले रहे हैं। ठीक है ना, ठीक, दोनों इनिंग में। तो हमको ये पता करना है कि भाई अब हमको हमारे लिए कौन सा बॉलर, पेसर और स्पिनर किस इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पेसर जो है फर्स्ट इनिंग में 17 विकेट ले रहे हैं और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं। ठीक है ना, और वहीं बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ले रहे हैं 14 विकेट और पेसर ले रहे हैं 14 विकेट और स्पिनर ले रहे हैं 12 विकेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, हो गया कि हमारे लिए जो है खासतौर पर स्पिनर दूसरे वाले इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और पेसर जो है फर्स्ट इनिंग में। तो ये चीज़ें लगभग थोड़ी बहुत आपको थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है कि हाँ ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं है, ये रिकॉर्ड है घरेलू रिकॉर्ड। तो इसलिए मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप इस रिकॉर्ड पर कितना बिलीव करेंगे। ठीक है ना, अब 2 इंटरनेशनल टीमों का लेवल अलग होता है और घरेलू जो प्लेयर होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो आप
अपने समझ के आधार पर इस रिकॉर्ड को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है, इस पर आप एक टीम आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा विश्वास होगा तो आप एक टीम इस रिकॉर्ड के बेस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम की प्लेयर इन द जो इस मैच में जो है की प्लेयर रह सकते हैं, मतलब ठीक है, जिस पर हमारा फोकस होगा। और एक बात, जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, उसके 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक हो गया। अगर मान लीजिए 3 नंबर के प्लेयर का फॉर्म अच्छा नहीं होगा तो 2 नंबर के प्लेयर को भी ले सकते हैं और 4 नंबर के प्लेयर को भी ले सकते हैं, ठीक है। और कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे अगर सेकेंड इनिंग की, तो जो टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप इसको प्लेइंग 11 से देख लीजिएगा, वहाँ आपको प्लेयर की फॉर्म वगैरह वगैरह सारा कुछ मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको ये पता चल जाएगा कि किस टीम के बल्लेबाजों को किस प्रकार के गेंदबाजों से दिक्कत होती है। इंडिया के जो बल्लेबाज है उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होगी, ठीक है। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा यहाँ विकेट ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ज़्यादा विकेट तो नहीं गिरते हैं, लेकिन हाँ गिरते विकेट जरूर है। कब किसी मैच में 5 से 7 विकेट भी गिर जाते हैं, ठीक है ना, किसी में 4 विकेट 5 विकेट गिरते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। फर्स्ट इनिंग में लेकिन थोड़ा सा मदद पेसर को रहती है, ठीक। और वही बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो गेंदबाज होते हैं उनसे दिक्कत होती है। तो इंडिया की साइड से राइट आर्म मीडियम फास्ट तो एक ही है, मुकेश कुमार, और लेग स्पिनर मिलेंगे रवि बिश्नोई और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अक्षर पटेल, ठीक है। और स्पिनर को भी पिच से मदद मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, ठीक है ना। और यहाँ कुछ मुकाबले थोड़ा सा लो टोटल वाले भी रहते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ एम चिन्नास्वामी में हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, हो सकता है कि आपको लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा किससे, स्कोरिंग पैटर्न से। देखिए ये इंटरनेशनल स्कोरिंग पैटर्न है, ठीक है ना, जो 7 मुकाबले खेले गए हैं, तो उनमें देखिए 150 रन से कम का स्कोर बना है 4 बार। तो आप समझ सकते हैं कि एम चिन्नास्वामी के स्टेडियम पर इंटरनेशनल मुकाबले में लो स्कोर भी रहता है, ठीक है ना। और घरेलू मैचों में जो इस साल खेले गए वहाँ काफ़ी हाई स्कोर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर रिकॉर्ड मेरे सामने है तो यहाँ 203 फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी में 203, 248, 138 वाला लो स्कोरिंग मुकाबला है। उसके बाद 201 और 144। तो यहाँ 3 मुकाबले तो 200 वाले हुए हैं, ठीक है। और लेकिन 2 मुकाबले कितने वाले हुए हैं, 138 और 144 वाले, ठीक है। तो ये जो लो स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं उनको आसानी से चेज कर लिया गया है, लेकिन हाई स्कोरिंग मुकाबले चेज नहीं हो पाए, ठीक है। और सेकंड इनिंग में जिस टीम ने भी बल्लेबाजी की है चेज करने वाली, उनने भी अच्छे खासे स्कोर किए हैं, ठीक है। तो आप अगर हाई स्कोर, अगर आपको ये लगेगा कि भाई इस ग्राउंड पर हाई स्कोर हो सकता है, तो आप दोनों साइड के बल्लेबाजों को, ठीक है, चाहे इंडिया हो अफगानिस्तान की टीम हो, उनके बल्लेबाजों पर विशेष फोकस करना। उस वाले मैच में आप खासतौर पर सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर, हाई स्कोरिंग मुकाबलों में सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला बनाएंगे तो जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। अब जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसी के बॉलों पर भी हम फोकस करेंगे सेकेंड इनिंग में, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो लो स्कोरिंग मुकाबले होंगे वो अभी मैं आपको वेन्यू मैच में समझाऊंगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ 2019 के बाद इस ग्राउंड पर कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं हुआ है, ठीक है। अब वेन्यू मैच से आपको क्लियर हो जाना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये 22 सितंबर 2019 को यहाँ मुकाबला खेला गया था, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, इसलिए मैंने आपको डोमेस्टिक रिकॉर्ड समझाया, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा वेन्यू मैचेस, ठीक। उससे पहले ऊपर जो रिकॉर्ड समझा चुका हूँ और जो ये वेन्यू मैच समझाऊंगा इसी ग्राउंड के मैचेज हैं, तो आपको क्लियर हो जाना है कि यहाँ इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल। तो देखिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं इन दोनों वेन्यू मैचेस को समझाऊंगा, तो मैं सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर की बात करूंगा आज, ठीक है। इन दोनों मैचों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए ये मुकाबला हुआ है 134 रन बने हैं और 9 विकेट आउट हुए हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में आसानी से चेज हो गए हैं, ठीक है, 140 रन बनाए और आसानी से 1 विकेट के नुकसान पर, ठीक हो गया। और यहाँ दूसरे वाले वेन्यू मैच की बात करूं तो देखिए दूसरा वाला वेन्यू मैच क्या हुआ है, हाई स्कोरिंग हुआ है, 190 रन बनाए हैं, ठीक है, ये 4 विकेट के नुकसान पर, और आसानी से क्या हो गया है, चेज भी हो गया है, ठीक हो गया।
तो 194 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। आपने क्या पाया है कि ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है, और जबकि ये क्या है, ये एक लो स्कोरिंग मुकाबला है। इसका मतलब ये है कि हमको हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार की टीमों को बनाकर चलना होगा, बशर्ते कि एम चंद्रस्वामी स्टेडियम में थोड़ा सा हाई स्कोरिंग वन, आप ये मान के चलिए कि 160 to 180 के समथिंग का स्कोर रहता है, तो आप इस रिकॉर्ड पर भी फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन आपको लो स्कोरिंग के लिए भी टीम को बनाकर रखना होगा, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में ग्रैंड लीग जीतने के लिए जा रहे हैं ना आप, ठीक है, तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अगर 50 रुपया लगाना है, 59 रुपया लगा के 59 रुपया जीतना है, तो फिर रिस्क लेने का भी फायदा नहीं रहेगा। आप सेफ टीम बनाकर चलिए, आप आराम से 59 पर 59 आपकी एंट्री बैक हो जानी है, ठीक है ना। रिस्क लेंगे, एनालाइज करेंगे, तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ठीक है, ड्रीम 11 इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो आप कभी ना कभी तो नंबर आएगा ही दोस्तों, ठीक है ना, और एनालाइज सही तरीके से कीजिएगा बस, ठीक है। और मैं अपनी बात क्या करूँ, मैं कई बार मतलब मिस होते होते बचा हूँ, मतलब मैं ग्रैंड लीग विन करते करते बचा हुआ हूँ और जीत नहीं पाया, लेकिन ठीक है, आपसे झूठ क्यों बोलना है, मैं आपको वही एनालाइज करके देता हूँ जो आपके लिए बेस्ट हो, दी बेस्ट, ठीक है ना, मेरे स्तर से दोस्तों। अब मुझसे भी बेहतर प्रिडिक्शन वाले हैं, वो मुझसे भी बेहतर करते होंगे, लेकिन मैं अपने लेवल से बेस्ट देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉमन फैक्टर एक चीज़ तो ये बता दी कि स्कोर वाला एक हाई स्कोरिंग है, एक लो स्कोरिंग। दूसरा अगर देखें पावर प्ले में 1 विकेट 0 विकेट, और इस वाले में 0 विकेट और 2 विकेट। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किस इनिंग में कितने विकेट गिरेंगे। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 5 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, ठीक। और दूसरे वाले वेन्यू मैच में देखिए फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट ले रहे हैं, पेसर 3 और स्पिनर 1। तो लगभग एक चीज़ फैक्टर तो है कि पेसर और स्पिनर जो है वो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट लेने के चांसेस उनके हाई हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में देखिए पेसर 3 विकेट ले रहा है, स्पिनर 0 यहाँ ले रहा है, और फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में आप देखिए इस पेसर को 1 स्पिनर को 0, ठीक है। तो इस प्रकार का है। तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बॉलर को मतलब अगर इस रिकॉर्ड को देखें, ये काफ़ी पुराना है बशर्ते, ठीक है ना, लेकिन है तो इसी ग्राउंड का, ठीक। और उसके बाद लास्ट मुकाबले ही यही हुए हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में जो टीम क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, उसके हम थोड़ा सा एक पेसर और एक स्पिनर को अगर लेना चाहें ऑलराउंडर को तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक। अब मैं आपको समझाऊंगा, 2 टीमें बनाएंगे हम, ठीक है, कंडीशन के बेस पर। आप ये करना कि एक मैच को आप हाई स्कोरिंग और एक मैच को लो स्कोरिंग के हिसाब से चलना, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इस प्रकार का मुकाबला 160 to 180 या 190 के समथिंग मुकाबला हो सकता है। तो अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मे भी ये स्कोर बन सकता है। हाँ, अफगानिस्तान भी बैटिंग करेगी तो क्या पता वो भी 170 के समथिंग जा सकती है, ठीक है। तो मैं इस वाले वेन्यू मैच को आधार बनाकर टीम बनाऊंगा। आपको लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर भी टीम बनानी होगी, ठीक है ना। तो मैं समझाऊंगा ये वाला मुकाबला। तो इनको समझाने से पहले क्लियर कर दूं आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक। फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग यहाँ पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है, ठीक। इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी, ठीक। और आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, बल्लेबाज को दें, बॉलर्स को दें, तो ये चीज़ें आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर इस वाले वेन्यू मैच को आधार बनाकर हम टीम बनाएं तो 2 प्रकार की कंडीशन क्या बनती है, 2 प्रकार की कंडीशन बनती है। कौन कौन सी, या तो अफगानिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी या इंडिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी, ठीक है। हम ये मान के टीम बनाते हैं कि इंडिया अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी हो टीम्स की फॉर्म से क्या मतलब होता है मेरा कि भाई दोनों साइड के ओपनर बल्लेबाज, दोनों साइड के ओपनर जो गेंदबाज हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उस आधार पर भी आप प्लेयर को पिक और आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अगर बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है तो बल्लेबाज को रखिए, अगर गेंदबाज अच्छे फॉर्म में है तो गेंदबाज को रखेंगे, तो बल्लेबाज को थोड़ा सा किसी टीम से मिस करके चलना होता है, ठीक है। तो ये होते हैं टीम्स फॉर्म, एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इंडिया अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, हमको पता है कि पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, तो सीधा मतलब होता है कि इंडिया साइड के 2 ओपनर बल्लेबाज हैं, कौन है, जायसवाल और रोहित शर्मा। तो हम इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। उसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो हम विराट कोहली को भी लेकर चलेंगे। रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली 3। नंबर 4 पर हम शिवम दुबे को भी लेकर चलेंगे अपनी टीम में, ठीक है। ज़बरदस्त बॉलिंग भी करा रहे हैं और लगातार बल्लेबाजी से मतलब बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 हमारे पास प्रॉपर बैट्समैन रहेंगे, ठीक हो गया, ठीक। एक टीम हम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम इंडिया के टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज को लेंगे। एक टीम में हम क्या करेंगे, रोहित शर्मा और जायसवाल में से एक को पिक करेंगे, ठीक हो गया। कोहली को भी पिक करेंगे, ठीक। उस वाले मैच में हम चाहें तो यहाँ पर से
क्या कर सकते हैं आप अगर हल्का सा रिस्क लेंगे, जैसे शिवम दुबे को भी आपको टीम से आउट करना होगा किसी न किसी मैच में, और किसी न किसी मैच में कोहली को भी, ठीक है, तो इस प्रकार की टीम बनाएगा, ठीक है। आप अगर कोहली को पिक करेंगे तो दुबे को पिक मत करना, अगर दुबे को पिक करेंगे तो कोहली को पिक मत करना, ठीक है। काफ़ी रिस्की डिसीजन, बहुत ही रिस्कफुल डिसीजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लें, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, अगर रिस्क लेंगे किसी मैच में कंडीशन के बेस पर तो आपको लेना होगा। 4-5 टीमों में आप टॉप ऑर्डर के चारों को तो रख नहीं सकते हैं, तो इस तरीके की टीम बनाएंगे, ठीक। तो जायसवाल रोहित में से एक को पिक कर लेंगे, कोहली को पिक कर लेंगे, तो हम सीधे दुबे को ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ से हम जितेश शर्मा को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। जितेश शर्मा को हम उस कंडीशन में भी पिक करेंगे जिस कंडीशन में हम गुरबाज को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये भी दोनों फैक्टर रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, ठीक। रोहित शर्मा और कोहली, उसके बाद आप जितेश शर्मा और रिंकू सिंह को भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। एक टीम में अलग अलग टीम बना के चलना, ठीक है ना। उसके बाद हमको पता है कि इंडिया क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, थोड़ा एक गलत हो गया, सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो हम यहाँ हमको पता है कि पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को पिच से मदद है नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इंडिया के पेसर अर्शदीप सिंह और मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, ठीक हो गया, अर्शदीप सिंह को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक। स्पिनर के तौर पर अगर आप पिक करेंगे तो फिर आप रेगुलर ही स्पिनर के साथ जाना, ठीक है। अक्षर पटेल भी एक अच्छे स्पिनर हो सकते हैं, और लेग स्पिनर बिश्नोई भी एक अच्छी पिक हो सकते हैं, ठीक है ना। लेग स्पिनर आप इनको भी पिक कर सकते हैं और अक्षर पटेल को भी, ठीक हो गया। अब दूसरे इस कंडीशन में हो गया क्या, अफगानिस्तान सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो उनकी तरफ से आप पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। कंडीशन ये है कि पावर प्ले में हो सकता है कि 2 विकेट गिरे, हो सकता है 1 विकेट गिरे, और हो सकता है ना गिरे, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पर एक टीम में आप क्या कर सकते हैं, नजीबुल्ला जादरान और गुरबाज में से एक को पिक करेंगे। अगर हम फॉर्म के बेस पर जाएँ तो हम नजीबुल्ला जादरान को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम नंबर 3 पर गुलबदन नईब आते हैं, ठीक हो गया। और नंबर 4 पर आते हैं कौन, अजमतुल्ला उमरजई। गुलबदन नईब और अजमतुल्ला उमरजई वैसे तो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन इन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं कराई, ठीक है ना। अजमतुल्ला उमरजई के गेंदबाजी कराने के चांसेस काफ़ी हैं, ठीक है। अब गुलबदन नईब को कितना ओवर मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, नजीबुल्ला जादरान, गुलबदन नईब और अजमतुल्ला उमरजई को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद किसका नंबर आता है, नबी का, ठीक है। अब हमारे लिए नबी को अगर आप पिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पिनर को विकेट मिल रहा है, लेकिन नबी को मार बहुत पड़ती है, एक बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अगर आप नबी को पिक करना चाहेंगे तो ठीक है, वरना आप किसी मैच में नबी को ड्रॉप करना और मुजीब को आप पिक करना, किस कंडीशन में, अगर अफगानिस्तान फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो उस कंडीशन में, ठीक हो गया। अब ये एक चीज़ क्लियर होगी, हमने नजीबुल्ला जादरान को लिया, गुलबदन नईब को लिया, अजमतुल्ला उमरजई को लिया, ठीक हो गया। नंबर 4 तक बल्लेबाजी ले ली। अब उसके बाद अगर नबी को पिक करेंगे, नंबर 5 पर बल्लेबाजी भी आएगी, ये साथ में गेंदबाजी भी कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, अब हमको एक बॉलर भी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही बॉलर के साथ जाना, या नवीद उल हक के साथ जाना या फजल हक फारूकी के साथ। इंडिया के बैट्समैन को लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट दिक्कत होती है थोड़ा, तो हम फजल हक फारूकी को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और स्पिनर के तौर पर या तो नबी रहेंगे या मुजीब रहेंगे, ठीक हो गया। तो आप इस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम अफगानिस्तान की तरफ से हमारे पास 2-3 बॉलर हो जाएंगे, कौन, अजमतुल्ला उमरजई, ठीक, नबी हो जाएंगे, अगर नबी को आप टीम में रखेंगे तो, नहीं तो मुजीब और फजल हक फारूकी ये हो सकते हैं, ठीक है ना। और किसी टीम में आप नवीदुल हक को भी पिक करके चलिएगा, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बनाकर चलना होगा, ठीक। और अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए अफगानिस्तान की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले मैच के आधार पर हम गुरबाज को रखेंगे, नजीबुल्ला जादरान को रखेंगे, ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो अजमतुल्ला उमरजई को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। गुलबदन नईब ज़बरदस्त फॉर्म में है, हर मैच में आप चारों को ले, इस वाले मैच में तो बशर्ते आप रिस्क ले थोड़ा सा वो करेंगे तो आप चारों प्लेयर को, एक टीम में चारों प्लेयर को भी रख सकते हैं, ठीक। वही टीम क्या करेगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तो हम नवीदुल हक या फजल हक फारूकी में से एक को पिक करेंगे, तो और स्पिनर को चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, या मोहम्मद नबी को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक टीम में हम क्या बनाएंगे कि इनके चारों के टॉप ऑर्डर के प्लेयर को रख सकते हैं, ठीक हो गया, जिसमें से और एक टीम में हम क्या करेंगे कि फॉर्म के बेस पर जाएं तो
क्या कर सकते हैं, गुरबाज और जादरान में से एक को पिक करेंगे। उसके बाद अजमतुल्ला उमरजई को पिक कर सकते हैं, नबी को पिक कर सकते हैं, और थोड़ा एन जादरान यानी कि नजीबुल्लाह जादरान को भी पिक करके आप चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि नजीबुल्लाह जादरान उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप किसी टीम में उनको जगह दे देंगे तो मे बी अगर सेट होंगे तो ही जगह देना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको अलग अलग कंडीशन पर उनको पिक भी करना होगा और ड्रॉप भी करना होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, सेकंड इनिंग में यही बॉलिंग कराएगी तो नवीदुल हक और अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको कई प्रकार की चीज़ों को देखकर चलना होगा, क्योंकि इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो भी अच्छे टच में फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम क्या होगा सेकेंड इनिंग में क्या करेगी इंडिया, क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी ना, सॉरी हाँ, इंडिया सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो हम इस कंडीशन में जायसवाल और रोहित शर्मा में से एक को पिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर कोहली को भी पिक कर सकते हैं। दुबे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर को विकेट मिल रहा है, तो दुबे को तो हम लेकर ही चलेंगे। अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला हो गया तो रिंकू सिंह हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंडिया चेज कर रही होगी तो आप रिंकू सिंह के साथ जरूर जाना। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर करा दी मैंने। इंडिया अगर चेज करेगी तो रिंकू सिंह को आपको टीम में रखना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हाई टारगेट बनेगा, आपको ये लगे कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम रिंकू सिंह को अपनी टीम में जगह देकर चलेंगे। क्योंकि इस वाले मुकाबले में एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ लगभग सभी लोगों की जो टीम होंगी वो लगभग एक ही जैसी होंगी। आप ये मान के चलिए 90% लोगों की टीम में सारे के सारे प्लेयर चलेंगे, और जीतेगा ग्रैंड लीग वही जिसकी साथ में जिसका जो किस्मत होगा वो उसका साथ देगा। ठीक है ना, और उसकी एनालाइज सही किया होगा कंडीशन के बेस पर। ठीक है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बैठे होंगे, वही ग्रैंड लीग जीतेगा। वरना इस वाले मैच में एंट्री बैक अपने पास वापस लाना भी काफ़ी टफ पड़ जाएगा, क्योंकि सभी की टीमें एक जैसी होंगी, लगभग 90% लोगों की, आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, ड्रीम लेवल में जो कंपटीशन है वो हाई लेवल पर चले गया है। अब बात करेंगे हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इसमें क्या होता है, हम देखिए आप किसी भी इनिंग के प्लेयर को वाइस कैप्टन और कैप्टनसी दे सकते हैं। कंपटीशन इतना हाई हो गया, इसलिए मैं इतना डिटेल में एनालाइज करता हूँ कि मेरे को डर लगती है कि कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है ना, और आप अपने आधार पर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं क्लियर कर दूँ। ठीक, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो हम क्या करेंगे, किसी भी इनिंग के प्लेयर को आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। जैसे विराट कोहली, जायसवाल, रोहित शर्मा, ठीक है, ये इंडियन साइड से रहेंगे इस पिच के आधार पर और हाई स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर। ठीक है ना, और आप चाहें सेकेंड इनिंग से अगर आप चाहें नजीबुल्लाह जादरान उमरजई को भी आप क्या करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और एक अलग थोड़ा सा रिस्की रहेंगे गुरबाज भी इस मैच में फायर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी एक मैच में आप उनको थोड़ा सा देखिएगा, टीम में भी रखिएगा तो वाइस कैप्टनसी भी उसी टीम में देना। ठीक है ना, फॉर्म थोड़ी सी उनकी तो खराब है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी आप उनको दे सकते हैं। अगर वो चल गए, आप ये मान के चलिए वो आपको ग्रैंड लीग विन पक्का करा देंगे, वरना आपको आपकी एंट्री उस टीम में बैक नहीं होगी जिस टीम में आप उनको वाइस कैप्टनसी देंगे। ठीक है ना, उनकी फॉर्म थोड़ा अप और डाउन वाला मामला है। ठीक हो गया, तो आपको सारा कुछ पता मैंने बता दिया है। ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। अब मैं बात करूंगा जो लो स्कोरिंग वाला मुकाबला है। अगर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में क्या होगा, हम प्लेयर को अब पिक और ड्रॉप करेंगे, चाहे कोहली हो, जायसवाल हो, रोहित शर्मा हो, दुबे हो या कोई भी प्लेयर हो। अब लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में हम उनको ड्रॉप करके चलेंगे, चाहे जादरान को ड्रॉप करें आप, गुलबदन नईब को, उमरजई को या गुलबदन नईब को, हम हर प्लेयर को पिक भी करेंगे ड्रॉप भी करेंगे कंडीशन के बेस पर। अब उसके बाद टीम क्या बनेगी, कैसी बनेगी, कौन जीतेगा ग्रैंड लीग, वो आपको फिर मैच खत्म होने के बाद पता चली जाएगा सभी को। ठीक है ना, तो अब इंडिया की अगर लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ स्कोर कितना बन रहा है 134 रन और विकेट 9 जा रहे हैं। ठीक है ना, आसानी से सेकंड इनिंग में चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है, स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक है ना, तो इस वाले वेन्यू मैच में देखिए बॉलिंग सेक्शन पर अगर ध्यान से देखें तो पेसर 5 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं। तो क्लियर हो जाता है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके टॉप ऑर्डर में से, चाहे इंडिया हो अफगानिस्तान हो, जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी उसका टॉप ऑर्डर में से उसी प्लेयर को आप पिक करना एक मैच में जिसकी फॉर्म अच्छी हो उसको पिक करना। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 और 4 में से एक को पिक करना, जिसकी फॉर्म अच्छी होगी आप उसको पिक करना। ठीक है, दोनों की फॉर्म अच्छी है, जैसे दुबे और कोहली की फॉर्म अच्छी है, आप किसी टीम में दोनों को पिक करना।
टॉप ऑर्डर से एक, फिर कोहली और दुबे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके का फॉर्म करना और एक मैच में आप कोहली को भी ड्रॉप करना, दुबे को भी ड्रॉप करना, ठीक, इस तरीके का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे वाले मैचों में अब 4 नंबर तक प्लेयर रन स्कोर कर रहा है और वो भी महज 19 रन, ठीक है, तो काफ़ी रिस्की रहेगा। तो अगर आप जो भी जाएंगे तो ऐसे वाले मैचों में आप नंबर 5 और नंबर 6 के प्लेयर को भी टारगेट करके चलिएगा, ठीक है ना, जो लो स्कोरिंग मुकाबला होगा, ठीक, क्योंकि हमको साफ दिख रहा है कि पेसर 5 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। हम यही नहीं कह सकते कि फर्स्ट जो टॉप ऑर्डर में जो प्लेयर खेलेगा वही स्कोर करेगा, हो सकता है कि नंबर 5 और नंबर 6 का प्लेयर भी स्कोर कर सकता है, ठीक है, 4 और 6 नंबर या 4 या 5 नंबर का प्लेयर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। और लो स्कोरिंग मुकाबलों में मैंने हमेशा देखा है दोस्तों कि 4 और 6 नंबर का प्लेयर ज़्यादा स्कोर करता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, ठीक। और जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, चाहे वो इंडिया और अफगानिस्तान, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है। टीम में अगर 2 पेसर हैं तो 2 पेसर को भी ले सकते हैं और एक रेगुलर स्पिनर या जो ऑलराउंडर स्पिनर है उसको भी पिक करना, जैसा आपको सूटेबल लगेगा, ठीक हो गया। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि हमको पता है यहाँ सेकेंड इनिंग में आसानी से चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को तो फोकस करके चलेंगे ही, ठीक हो गया। टॉप ऑर्डर में से देखिए पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, तो एक मतलब तो क्लियर है कि यहाँ पर हम दोनों ओपनर को लेकर चल सकते हैं, ठीक, इंडिया और अफगानिस्तान कोई भी हो, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 के प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी तो आप उसको पिक करना, वरना नंबर 4 और नंबर 5 को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी, हम उसके एक पेसर बॉलर को लेकर चलेंगे, अगर लेना ही होगा तो एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। इस रिकॉर्ड के बेस पर बात सिर्फ इस वेन्यू मैच के पर हो रही है, और मैच तो ऐसा नहीं होगा जैसा मैंने आपको समझाया, लेकिन ऐसा जैसा होगा इससे मिलता जुलता होगा। हो सकता है कि 134 की जगह आपको 150 रन दिखे, ठीक है ना, और 140 की फिर तो 51 ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। 9 के बदले में 8 विकेट गिर सकते हैं, यहाँ पेसर 5 के बदले में 6 विकेट, स्पिनर 3 के बदले में 2 विकेट, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप टीमों को वो भी देखना जरूरी होता है कि भाई अफगानिस्तान और इंडिया के बॉलर इस फॉर्म में है, ठीक है। इंडिया के पेसर जो है वो भी उतने कोई खास फॉर्म में तो है नहीं, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है आज। पावर प्लेइंग 11 की बात करें तो इंडिया की साइड से काफ़ी थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इंडिया की साइड से नंबर 1 पर मिलेंगे यशस्वी जायसवाल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, प्रदर्शन देखिए 60, 0, 21 और 37। बैटिंग पिच है, ज़बरदस्त फाड़ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो नवीदुल हक, गुलबदन नईम, अजमतुल्लाह उमरजेब, करीम जन्नत से दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। नंबर 2 पर मिलेंगे आपको रोहित शर्मा, प्रदर्शन 0, 27, 15 और 2, ठीक है। तो रोहित शर्मा का फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट में। नंबर 3 पर मिलेंगे विराट कोहली, फॉर्म जबरदस्त है, 29, 50, 26 और 64, ठीक है। इस वाले मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो बॉलर आपको सेम ही मिलने हैं। और विराट कोहली को भी पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा आप, ठीक है ना, किसी मैच में। अब थोड़ा ड्रॉप करने में हमको थोड़ा सा रिस्क रहता है, ठीक है ना, मैं भी जानता हूँ कई रिस्क होते हैं, हमारे दिमाग में भी वही बात आती है कि अगर हो गया तो फिर मेरी वह एंट्री बैक नहीं आएगी या तमाम चीज़ें, ठीक है, वो सभी सोचते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से किसी मैच में आप ड्रॉप करके चलिएगा ही। और नंबर 4 पर मिलेंगे शिवम दुबे, प्रदर्शन तो जबरदस्त है, 63 रन 1 विकेट, 60 रन 1 विकेट, 25 और 22, मस्ट पिक रहेंगे। मैक्सिमम टीम में आप इनको लेकर चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप भी। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो बॉलर आपको तो यही मिलने हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे जितेश शर्मा, ठीक है। प्रदर्शन की बात करें 0, 31, 4, 1 और 24, ठीक। राइट आर्म मीडियम फास्ट, ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, जो लो टोटल वाले स्कोर बनाएंगे उसमें जितेश शर्मा और रिंकू सिंह, इनको आप फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, नवीदुल हक, गुलबदन नईम, अजमतुल्लाह उमरजेब, ऑफ स्पिनर मिलेंगे मुजीब और मोहम्मद नबी। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको रिंकू सिंह, खासतौर पर लो टोटल वाले मुकाबले में आप रिंकू सिंह को पिक करना। हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला लगेगा कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है तो वहाँ आप चाहें तो किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। प्रदर्शन 9, 14, 68, 6 और 46, ठीक है। अभी इनकी उतनी अच्छी से बल्लेबाजी आ नहीं रही है, लेकिन ज़बरदस्त आपको पता ही है। नॉट आउट रहे थे लास्ट मैच में, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, नवीदुल हक, गुलबदन नईम और उमर जई। नंबर 7 पर मिलेंगे कौन, अक्षर पटेल, देखिए 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट, बॉलिंग से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करेंगे तो हमारे लिए अच्छे पिक बन सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे। नंबर 8 पर मिलेंगे वॉशिंगटन सुंदर, इस प्लेयर को आप रख भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, फॉर्म यही है इसका।
ठीक है, तो ये इनका अब तक का फॉर्म रहा है। ठीक, उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे कौन, रवि बिश्नोई। प्रदर्शन की बात करें 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा रिस्क रहेगा इनको रखना, लेकिन आप किसी मैच में इनको पिक करके भी चलेगा। अब मैच कैसा हो सकता है कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ हमको बेस्ट कंडीशन के बेस पर हमको ये लगेगा कि जो इस प्रकार के मैच होने की संभावना मैक्सिमम है, तो हम उस आधार पर टीम बनाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह का फॉर्म देखिए आप, 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। ठीक है, तो अर्शदीप सिंह थोड़ा जोर लगा के बॉल कराते हैं, तो बैटिंग पिच पर मे बी अर्शदीप सिंह ज़्यादा मेरे को अच्छे लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो मेरा मानना है कि अर्शदीप सिंह हमारे लिए अच्छा मतलब फायदेमंद हो सकते हैं टीम में पिक करना। और मुकेश कुमार की बात करें 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। ठीक है ना, मुकेश कुमार भी बेहतरीन बॉलर हैं, आप अर्शदीप सिंह के साथ भी जा सकते हैं, मुकेश कुमार के साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम प्लेइंग 11 पर की बात करेंगे अफगानिस्तान के, तो नंबर 1 पर मिलेंगे रहमतुल्लाह गुरबाज, राइट हैंड बल्लेबाज है, विकेट कीपर है, 14 23 20 और 21। ठीक है, इनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई रहता है। ठीक है, लेकिन आप कैप्टनसी में देखना कि कितने परसेंट लोगों ने दे रखा है, लेकिन इस मैच में मैं रिस्की कैप्टनसी में या वाइस कैप्टनसी में रहमतुल्लाह गुरबाज को टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, चल जाएंगे ना। अगर इनको कोई पिक नहीं करेगा अगर इनके फॉर्म के बेस पर, तो अगर ये चल गए तो आप ये मान के चलिए ये 70 to 100 का स्कोर भी कर सकते हैं, ये बड़ा स्कोर करते हैं। उसके बाद लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट दिक्कत होती है, तो अक्षर पटेल रवि बिश्नोई मिलेंगे लेग स्पिनर, और अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे आपको शिवम दुबे और मुकेश कुमार। नंबर 2 पर मिलेंगे इनकी तरफ से इब्राहिम जादरान। ठीक है, प्रदर्शन 8 25 23 4 और 59। ठीक, अप और डाउन वाला मुकाबला है, इनको आप करना पिक जहां बैटिंग पिच हो। ठीक है, और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में पिक और ड्रॉप दोनों प्रणालियां एक साथ यूज करना। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार और शिवम दुबे। नंबर 3 पर मिलेंगे गुलबदन नईब। ठीक है, 57 0 विकेट 27 26 रन 1 विकेट 7 रन 3 विकेट। बॉलिंग कराएंगे तो इफेक्टिव रहेंगे, खासतौर पर जब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे। ठीक है, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी, तो आप इनको मैं ऊपर बता चुका हूं, तो आप इनको पिक कर सकते हैं, और किसी में ड्रॉप भी आपको करना ही पड़ेगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम रहेंगे। नंबर 4 पर मिलेंगे अजमतुल्ला ओमरजई, राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, पिछले मैच में स्कोर किया था 2 रन का, उससे पहले 29 रन 1 विकेट 16 रन 2 विकेट 1 रन 2 विकेट 19 रन 0 विकेट। किसी मैच में पिक और ड्रॉप भी करना। ठीक हो गया, राइट आर्म मीडियम फास्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, मोहम्मद नबी। देखिए दोस्तों, प्रदर्शन 14 रन 42 रन 1 रन 47 रन 4 रन। इनका फॉर्म ऐसा है, ये अप और डाउन वाला मामला रहता है, ये बल्ले बैटिंग पिच हो बॉलिंग पिच हो उतना इफेक्ट नहीं करता इनको, क्या है कि ये इनका फॉर्म अप और डाउन है। ठीक है ना, तो हो सकता है आप इनको पिक भी करना मैसेज में, ड्रॉप भी करना। ठीक हो गया, लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो यही बॉलर सेम रहेंगे। नंबर 6 पर मिलेंगे कौन, नजीबुल्लाह जादरान को आप उसी मैच में पिक करना जहां आपको लगेगा कि भाई ये मुकाबला लो टोटल हो सकता है। ठीक है, और वहीं पर हमको नंबर 6 पर की प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, वरना बैटिंग पिच पर ऊपर के प्लेयर जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो प्रदर्शन 23 19 28 12 और 5 है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो अर्शदीप सिंह और वाशिंगटन सुंदर से दिक्कत होगी। उसके बाद बात करें करीम जन्नत की, तो पिछले मैच में 20 रन 2 विकेट 9 रन 31 रन, ये इनका हालिया फॉर्म रहा है। तो करीम जन्नत को अगर आप टीम में पिक करेंगे तो किसी मैच में करना, अब जहां अगर इनको विकेट से मदद मिलेगी तो ही विकेट लेंगे, वरना इनका बल्लेबाजी में अगर टीम ऊपर प्रमोट करेगी तब फायदा है। मुझे नहीं लगता है कि इनको ऊपर प्रमोट करेगी, गुलबदन नईब को तो करना ही उनको प्रमोट था। ठीक है, तो ये इनका फॉर्म है, इनको आप पिक भी करना और ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर पिक होने लायक होंगे लो स्कोरिंग में तो पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 8 पर नूर अहमद, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 4 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा पीछे ज़्यादा मदद है तो पिक करना, वरना ड्रॉप भी करना। नंबर 9 पर मिलेंगे मुजीबुर रहमान, 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, शानदार फॉर्म में है मुजीबुर रहमान। ठीक है ना, तो आप इनको पिक भी करके चल सकते हैं और ड्रॉप भी आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 10 पर मिलेंगे फजल हक फारूकी, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है। और नवीद उल हक की बात करें 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट और 0 विकेट, दोनों की फॉर्म लगभग एक जैसी है। आप इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। तो मैच से जुड़ी हुई मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी। हम आपको फिर मिलेंगे एक और नए प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।